डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी से रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या भूमिका है एक भाषा सीखने में। देखो, हम कोई भी एक भाषा को 4 कौशलों के माध्यम से आयत्त करते हैं या फिर अधिगम करते हैं। तो सबसे पहला है लिसनिंग, इसके बाद वाला जो कौशल है यह है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग, देन राइटिंग। तो ये 4 मुख्य कौशल हैं, 4 स्किल्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भाषा को शुद्ध रूप से कहना, लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो लिसनिंग सबसे बेसिक लैंग्वेज स्किल है, यानी कि कोई भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से उस भाषा को सुनना पड़ेगा। हम जब कोई लेक्चर क्लास में या वीडियो लेक्चर श्रवण करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो टीचर बता रहे हैं यानी कि जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग जो टीचर क्लास में करते हैं उनको भी हम पहचानना, उनको भी हम सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ एक सेंटेंस को किस प्रकार स्ट्रक्चर किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, गठन किया जाता है, उसे भी हम धीरे धीरे समझना प्रारंभ करते हैं। It fosters cognitive and social skills by helping children interpret instructions। तो लिसनिंग क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एज अ टीचर हम जब देते हैं तो श्रवण के माध्यम से ही बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, समझ पाते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं। इसके साथ साथ कोई अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें भी एंगेज किस प्रकार हम होते हैं, श्रवण के माध्यम से होते हैं। अगर आप सही तरीके से सुन रहे हो तभी आप सही जवाब दे पाओगे, ठीक है, एंड रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अगर आप गलत श्रवण करते हो, सही ढंग से ध्यान से आप सुनते नहीं हो तो आप क्या करोगे, गलत सलत जवाब दोगे। एक्टिव लिसनिंग प्रमोट्स एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब हम बहुत प्रभावशाली ढंग से ध्यान से किसी को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारे मन में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किस प्रकार हम एक चीज़ हमारे आंखों के सामने एक घटना घटित हुआ है, क्या ये घटना वाकई सही है, ये घटना किस लिए घटित हुआ है, इसके पीछे का वजह क्या है, इसे जब हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं ना, उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। या फिर कोई घटना हमारे आंखों के सामने हुआ है, ये क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम जब बहुत ध्यान से गंभीरता से श्रवण करने के बाद सोचना प्रारंभ करते हैं तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और कोई अगर दुख का अगर खबर है, समाचार है, उसे हम जब बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, एम्पैथी क्रिएट करते हैं, हम भी उस दुख में शामिल होने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जब हम बहुत ध्यान से किसी को सुनते हैं ना, तभी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तब आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे, वो स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको भी आप सही ढंग से शुद्ध रूप से समझ नहीं पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्किल है स्पीकिंग। ये स्पीकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। हालांकि स्पीकिंग के माध्यम से हम किसी का इन्फॉर्मेशन, किसी का स्पीकिंग स्टाइल, वोकेबुलरी को सीखते नहीं हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। Speaking allows children to express thoughts, emotions and ideas, enhancing their confidence and social interaction। तो सामाजिक इंटरेक्शन अगर हम करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, समाज के साथ घुल मिल करके रहना चाहते हैं, तो स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ही शानदार कार्य करता है। स्पीकिंग के बदौलत हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते अपना थॉट को, अपना आइडियाज़ को, ठीक है, अपना इमोशंस को। जब भी हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं अपना थॉट, अपना इमोशन, तब कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली बहुत ही हमें आत्मविश्वास प्रोवाइड करता है। देखिए, जापान में अभी क्या हो रहा है, जापान में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे के साथ ये वार्तालाप नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, और इसी के चलते ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे कैफ़े, बहुत सारे बार्स, बहुत सारे होटल्स खोल के बैठे हैं, बहुत सारे लोग किराए पे बात करने के लिए आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए आते हैं।
तो इसीलिए बातचीत का जो महत्व है ये आप समझ सकते हैं। और विदेशों में तो परिवार प्रथा भी हमारे भारतवर्ष जैसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो स्पीकिंग क्या करता है, देखो हम किस प्रकार किस शब्द को बोलेंगे, ये स्पीकिंग के माध्यम से ही हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ कोई भाषा को अगर हम अनर्गल शानदार तरीके से स्पॉन्टेनियसली बात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्पीकिंग हमें फ्लुएंसी लाने में मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ शुद्ध रूप से सटीक प्रोनाउंसिएशन, सटीक उच्चारण करने का विधि भी स्पीकिंग के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं, हम अपना सकते हैं। एनेबलिंग चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर नॉलेज। हमें अगर किसी डिस्कशन में भागीदार बनना है, इसके साथ साथ अगर अपना कोई थॉट प्रोसेस शेयर करना है, नॉलेज शेयर करना है, तो हमें स्पीकिंग बहुत ही मददगार साबित होता है, स्पीकिंग मदद करती है। स्पीकिंग इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपना संपर्क को दूसरों के साथ बहुत ही शानदार बनाना चाहते हो, मधुर बनाना चाहते हो, तो इस क्षेत्र में स्पीकिंग बहुत ही बढ़िया रोल निभाता है। इसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे भी सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्पीकिंग ही मददगार साबित होती है। तो इसीलिए आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये लिसनिंग और स्पीकिंग कितना इम्पोर्टेंट दो स्किल्स हैं जिनके बदौलत हम कोई भाषा को बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा का क्या क्या कार्य होता है। बहुत संक्षेप में हम इस विषय को जानेंगे। हालांकि हमें आशा है आपको भी अवश्य ही मालूम होगा कि भाषा का कार्य क्या क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में बहुत ही शानदार स्कोर करना चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना है सहज गुरु एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपना फ़ोन में। सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे करके OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। फिर आप पहले हमारे जो वीडियो डेमो क्लासेस है ना उनको देखिए। इसके बाद आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही पेपर में से कोई एक कोर्स या फिर दोनों ही पेपर का कोर्स ले सकते हैं महज 599 रुपीज पे करके। इस कोर्स में आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बिल्कुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूरा उसमें रहेगा। इसके साथ साथ PDF नोट्स, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम आपके लिए अलग प्रोवाइड करेंगे। तो देर किस बात का, आपको तुरंत ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपना कोर्स ले लेना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी साइंस स्ट्रीम के लिए हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया है। हम आशा करते हैं बहुत जल्द जिनका पेपर 2 साइंस है उनके लिए भी कोर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कार्य है कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, और मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सामाजिक जीव है। सामाजिक जीव होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ अपना थॉट, अपना आइडियाज़ शेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में कार्य करता है। Language serves as a medium of expressing needs, ideas and emotions, facilitating interaction with others। ठीक है, और इसके बदौलत हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट हेल्प्स चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थॉट्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डेवलप रीजनिंग स्किल्स। तो भाषा क्या करता है, बच्चों को खास करके अपना जो सोच है, अपना जो चिंतन है, उसे ऑर्गेनाइज करना सिखाती है। इसके साथ साथ समस्याओं का समाधान करने में भी भाषा का बहुत अहम योगदान है। और अपना जो सोचने की क्षमता, अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करने के लिए ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। आप जानते हो भाषा के माध्यम से ही आप सामाजिक क्या कर सकोगे, मिथस्क्रिया कर पाओगे, इंटरेक्शन कर पाओगे, दूसरों के साथ बात कर पाओगे। तो जब आप भाषा सीख नहीं पाओगे तब आप और किसी के साथ अपना आइडिया, अपना नॉलेज शेयर नहीं कर सकते। तो सोशल इंटरेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा, लैंग्वेज। कल्चरल ट्रांसमिशन, तो कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब क्या है, देखो हम भारतवर्ष में रहने के लिए हम बहुत ही पौराणिक तौर तरीक़ों को अपनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं।
ठीक है, तो उनको किस प्रकार हम जान पाते हैं। जैसे कि अगर हिंदू रीति रिवाज को हम एम्फेसिस करेंगे तो 16 संस्कार के बारे में लिखा हुआ है हमारे बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में, तो इन्हें अगर जानना पड़ेगा, इन्हें अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कहाँ से जान सकते हैं। हम किताब के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से ही जान सकते हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से जान सकते हैं। यदि कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके पास से अगर हम इन विषयों पे जानना चाहते हैं तो वो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा, मान लो एक पंडित जी है और वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, तमिल में बात कर रहे हैं, तो देखो तमिल में बात कर रहे हैं, हम सुन के समझ नहीं पाएंगे जिन्हें तमिल नहीं आता है उन्हें, लेकिन ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ रहता है या फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ रहता है तो हम आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्चरल ट्रांसमिशन को शेयर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सेल्फ एक्सप्रेशन, तो सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि खुद का कोई थॉट हो, खुद का कोई अपना पर्सनल ओपिनियन हो, इसे भी हम भाषा के माध्यम से ही दूसरों से साझा करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं। तो ये भाषा का कुछ मुख्य फंक्शंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम जानेंगे कि बच्चे किस प्रकार भाषा को एक टूल के रूप में, एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। सबसे पहला, बच्चे भाषा को लर्निंग टूल के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। यानी कि हम जो भी सीखेंगे, ठीक है, स्पेशली द चिल्ड्रन जो अभी बहुत ही छोटे हैं, नन्हा मुन्ना है, तो ये कोई भी अगर चीज़ को सीखना चाहते हैं, स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही वो सीख पाते हैं। किताबों को पढ़ना है तो किताबों को पढ़ने के लिए भाषा आना चाहिए, तभी बच्चा सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए भाषा को एक यंत्र के रूप में प्रयोग कर सकता है। सोशल टूल यानी कि सामाजिक टूल, तो सामाजिक टूल में क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, एक दूसरे का कोई अगर तकलीफ़ है, समस्या है तो उनको समाधान करते हैं। इसके साथ साथ हम मिल कर के जो खेल कूद करते हैं ना, वहाँ हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं, और उस कार्य में जब हम भाषा को यूज़ करते हैं तो उसमें भाषा एक सोशल टूल, सामाजिक यंत्र के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव टूल। तो कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक यंत्र के रूप में भी भाषा कार्य करता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम कोई इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर समाहित करते हैं, समझते हैं। इसके साथ साथ अपना जो अनुभव है उनको भी शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए अवचेतन मन का यूज़ करके भी हम कई बार भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। तो भाषा, जब हम क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने के लिए प्रयोग करते हैं तो भाषा कॉग्निटिव टूल के रूप में कार्य करता है। क्रिएटिव टूल, यही बात है कि क्रिएटिविटी के लिए स्टोरी टेलिंग हो, रोल प्लेइंग हो, इसके साथ साथ इमेजिनेटिव प्ले हो, कोई काल्पनिक खेल हो, उसको भी बच्चे जब करते हैं तो उसमें भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और भाषा का इस क्षेत्र में जो प्रयोग होता है उसे कहते हैं क्रिएटिविटी के टूल के रूप में भाषा को प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इमोशनल टूल, यानी कि जब हम अपना इमोशन को, अपना आवेग को, अपना संवेग को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी किस प्रकार शेयर करते हैं, वो भी भाषा के माध्यम से ही हम शेयर करते हैं। तो उस क्षेत्र में भाषा एक आवेगिक, एक संवेगिक टूल, यंत्र के रूप में कार्य करता है। तो हमें आशा है कि इस प्रकार हम भाषा को एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which approach lays a lot of emphasis on habit formation? आपको बताना है कौन सा पद्धति, कौन सा अप्रोच सबसे ज़्यादा एम्फेसिस यानी कि जोर देता है हैबिट फॉर्मेशन पर, आदत बनाने पर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, एक एक करके हम जानेंगे ऑप्शंस के माध्यम से। ऑप्शन है एक्लेक्टिक अप्रोच। देखो, एक्लेक्टिक अप्रोच नहीं होगा, यहाँ क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन पे भी फोकस किया जाता है, इसके साथ साथ लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पे भी फोकस किया जाता है। कॉग्निटिव अप्रोच में मानसिक यानी कि बौद्धिक रूप से ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये भी सही नहीं होगा। इसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच, यहाँ बातचीत करने के लिए फोकस किया जाता है, यानी कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, बड़ों को कैसे हम संबोधित करेंगे, छोटे बच्चों को कैसे हम संबोधित करेंगे। ये जो अप्रोच है ना, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि कम्युनिकेशन में हम एक भाषा को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे।
ऑप्शन डी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, और यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है ये बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि बिहेवियर मतलब क्या है, हम हर रोज़ जो कार्य करते हैं वही हमारा आदत बन जाता है। ठीक है, तो इसे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, आपको बताना है स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है ये किस पर ज़्यादा बल देता है। ऑप्शन ए स्पीच एंड रीडिंग, देखो स्ट्रक्चर पर ज़्यादा बल देता है, ये स्पीच एंड रीडिंग पर बल नहीं देता है। ऑप्शन बी रीडिंग ओनली, ये भी गलत बात है, सिर्फ रीडिंग पर फोकस नहीं करता है। ऑप्शन सी स्पीच ओनली, ये भी गलत बात है, सिर्फ कथन पर बोल नहीं देता है, फोकस नहीं करता है। ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग, यस यही होगा सही जवाब, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या करता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार इंग्लिश में होता है इसे तोड़ तोड़ के बच्चों को समझाने का कार्य करता है। तो जब हम इसे करते हैं तो यहाँ हम रीडिंग का हेल्प लेते हैं, इसके साथ साथ बच्चों को हम जब बोलते हैं ना मुंह से तो वो रीडिंग हो जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस को किस प्रकार हमने फ्रेम किया है, किस प्रकार इंग्लिश में सेंटेंस को गठन किया जाता है, इसे जब समझाना होता है तो हम रीडिंग का मदद लेते हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के इन चीज़ों को सीखते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चरल अप्रोच रीडिंग और राइटिंग दोनों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एक्सेंट, आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन डायलेक्ट और एक्सेंट के लिए सही है। एक्सेंट क्या होता है, एक विशेष अंचल में, एक विशेष एरिया में किस स्टाइल से इंग्लिश को, बांग्ला को या फिर कोई भाषा को बोला जाता है, वो बोलने का जो तरीका है, स्टाइल है, उसे एक्सेंट कहा जाता है। और डायलेक्ट क्या है, एक भाषा का उपभाषा है जिसे अंचल विशेष में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लो कि बांग्ला भाषा का उपभाषा क्या है, राड़ी, बोरेंद्री, झारखंडी, यह सब जो भाषा है यह बांग्ला का उपभाषा है। ऑप्शन ए डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज, डायलेक्ट क्या करता है, जो असल जो भाषा है उसको रिलेट करता है। यूज्ड व्हेयर एज एक्सेंट रेफर्स टू द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन, यस यही तो है इसका सही जवाब, क्योंकि एक्सेंट किस प्रकार एक भाषा को यानी कि एक उपभाषा को किस प्रकार हम बोलते हैं उसे कहते हैं एक्सेंट। और एक प्रधान भाषा जो बांग्ला का मैंने जो बोला अभी, झारखंडी, बोरेंद्री, राड़ी, ये सब क्या है, असल भाषा को जो संपर्कित करता है, जो बांग्ला भाषा को संपर्कित करता है उसे कहते हैं डायलेक्ट। ठीक है, और उस डायलेक्ट को किस स्टाइल से बोला जाता है, स्पीच हैबिट क्या होता है, उसे कहा जाता है एक्सेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बाकी ऑप्शंस को फिर भी हम देख लेते हैं। एक्सेंट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज, ये तो गलत बात है, असल जो भाषा है उसके साथ एक्सेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सेंट उच्चारण शैली को कहा जाता है, बोल चाल के तरीके को कहा जाता है। ऑप्शन सी एक्सेंट्स आर वेराइटीज ऑफ द सेम लैंग्वेज, देखो एक्सेंट्स एक भाषा का अलग अलग वेराइटी नहीं होता, ये तो गलत बात है, तो इसे हम कट कर देते हैं। ऑप्शन डी डायलेक्ट इज ए मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, देखो डायलेक्ट उच्चारण का एक शैली नहीं है, ये गलत बात है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The objectives of Nipun Bharat mission are set in the form of लक्ष्य और targets to be achieved by the year 2026 to 2027। ये निपुण भारत मिशन सेट किया गया है कुछ लक्ष्य को, कुछ टारगेट्स को अचीव करने के लिए 2026-27 के अंदर। द टारगेट्स फॉर लिटरेसी इन क्लास 1 आर दैट द चाइल्ड, तो क्लास 1 में लिटरेसी का टारगेट सेट किया गया है, किसे प्राप्त करने के लिए आपको बताना है। चलो एक एक करके हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए रीड सिंपल वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 अल्फ़ाबेट्स, कुछ ऐसा शब्द को सिखाना पड़ेगा बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे जिनमें 2 या 3 अक्षर होगा, ये गलत बात है, 2-3 अक्षर वाला शब्द को सिखाना इस निपुण भारत मिशन का उद्देश्य नहीं है क्लास 1 कक्षा 1 के बच्चों को। ऑप्शन बी रीड्स स्मॉल सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 सिंपल वर्ड्स इन एन एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा सही जवाब। अननोन टेक्स्ट यानी कि जिसे बच्चा ने पढ़ा नहीं है लेकिन वो भी क्या होगा, उस बच्चा का उम्र के हिसाब से होगा। क्लास 1 में बच्चा पढ़ता है तो 6 साल उसका उम्र होगा, उसी हिसाब से एक सहज टेक्स्ट जिसे अभी बच्चा ने पढ़ा नहीं है लेकिन बच्चा उसे जब तक पढ़ पाएगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये टारगेट है। यानी कि क्लास 1 के बच्चों को कोई भी टेक्स्ट जो क्लास 1 जैसा ही हो लेकिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कक्षा में, उसे जब बच्चा आसानी से पढ़ पाएंगे तभी हम कहेंगे कि उसका लिटरेसी स्किल डेवलप हुआ है।
ठीक है। और इसी स्किल को सेट करने का, इसी स्किल को प्राप्त करने का लक्ष्य टारगेट सेट किया गया है 2026-27 में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। 45 से 60 वर्ड्स को 1 मिनट में पढ़ने का बात नहीं है। इसके साथ साथ देखो रीडिंग स्पीड का कोई मतलब कि मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए, इतना शब्द को पढ़ना चाहिए, ये नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम कुल 30 MCQ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही जवाब, आपको देखना है। निपुण भारत मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल स्किल्स इन लैंग्वेज। तो निपुण भारत मिशन ये भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है। ये बच्चों का जो बेसिक स्किल है, बेसिक कौशल है, उसे विकसित करने का प्रयास करता है। इट स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है ये निपुण का फुल फॉर्म क्या है। देखिएगा ये सीटेट में ना ये लोग बड़ा ही एक शानदार तरीका अपनाते हैं। क्वेश्चन इतना घुमा के पूछेंगे कि आपको लगेगा ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप बहुत आसानी से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि निपुण का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। लेकिन निपुण का फुल फॉर्म को पूछने का ये तरीका बड़ा ही नायाब है। आप देख करके बड़ा ही कंफ्यूज हो सकते हो। तो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा करके पूछ लिया गया है। दोस्तों तैयार रहिएगा, इस प्रकार नेक्स्ट सीटेट एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव अ स्टूडेंट सादाफ। यहाँ एक टीचर बता रहे हैं कि मेरा एक छात्र है सादाफ। शी पिक्स अप वर्ड्स लाइक विल एंड एंड वांट्स टू नो अबाउट देम। तो सादाफ क्या करती हैं, वो कुछ शब्द को बोलती हैं, कुछ शब्द को लेती हैं, जैसे कि विल इन शब्दों को लेती है और हमसे पूछती हैं कि ये क्या है। आई कांट फाइंड द एक्सप्लेनेशंस इन द कोर्स बुक। मैं एक शिक्षक होने के नाते कोर्स का जो किताब है उसको बहुत खंगाला, बहुत स्टडी किया, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पाया। व्हाट शुड आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, कॉल ए फ्रेंड हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश। आप क्या उस दोस्त को बुलाओगे जो बढ़िया इंग्लिश बोल लेता है। तो जो इंग्लिश बोल लेता है वो ये सब कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पोकन फॉर्म अलग होता है, स्पीकिंग हम प्रैक्टिस कर करके सीख लेते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं ना उनको हमें और डीपली सीखना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। ऑप्शन बी, फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज़, ये सही हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा एग्जाम्पल बच्चों को दिखाना चाहिए जो कि सही है और इन्हें ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ यानी कि भाषा का जो सही तरीका होता है, बोलचाल का भाषा का, गद्य भाषा का जो सही तरीका होता है, इसमें जिन जिन शब्दों को, जैसे कि ओम का मतलब होता है हम यूज़ करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हाँ यस को दर्शाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार हम जब एग्जाम्पल देंगे तब बच्चा बढ़िया तरीके से समझ जाएगा। ग्रामर टेक्स्ट बुक से हम उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम डिक्शनरी पे बहुत ढूंढेंगे, इस शब्द को हम कहीं पाने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 7। A teacher should use the learner's mother tongue while teaching in the classroom because एक शिक्षक को अपना कक्ष चलाने के लिए, पाठदान करने के लिए बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किस कारण से प्रयोग करना चाहिए, आपको जवाब देना है। ऑप्शन है, ईच चाइल्ड विल लर्न एट द सेम पेस इफ़ दे आर टॉट इन देयर मदर टंग। क्या यह सही बात है कि अगर हम बच्चों को अपना मातृभाषा से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, अधिगम कराने का प्रयास करेंगे तो हर एक बच्चा एक समान रूप से सीखेगा। हर एक बच्चा का जो सीखने का तरीका है, स्पीड है, वो एक बराबर हो जाएगा। बिल्कुल कतई नहीं होगा, यह असंभव है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी, लर्नर्स विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफ दे आर लर्निंग इन देयर मदर टंग। क्या बच्चे जब मातृभाषा का प्रयोग करके सीखते हैं तब क्या हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल का सही जवाब दे देंगे? ये गलत बात है, नहीं दे सकते। ऑप्शन सी, लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट्स इजीली। यह सही बात है कि जो नई धारणा है, नई कॉन्सेप्ट्स है, उनको आसानी से बच्चे समझ पाएंगे। एंड फील मोर एक्सेप्टेड इन द क्लासरूम, और ये क्लासरूम में
बहुत ही एक अच्छा महसूस करेंगे कि हमें भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन डी क्या है फिर भी हम देख लेते हैं। देयर विल बी लिस्ट डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास। जब हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्लास में डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ये गलत बात है। डिस्ट्रैक्शन मातृभाषा का प्रयोग करने से भी हो सकता है, ना करने से भी हो सकता है। इसे हैंडल करना टीचर का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। I like it when the teacher gives me a card with a word or phrase on it and I have to act it out for the rest of the class so that they guess the word. मैं ये बहुत पसंद करता हूँ, एक स्टूडेंट कह रहा है कि जब मुझे कुछ शब्द वाला एक कार्ड टीचर थमा देते हैं और बाद में उसी शब्दों के अनुसार मुझे कार्य करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, और बाकी जो पूरा कक्षा है ये मेरा एक्ट को देख करके वो शब्द क्या है उन्हें समझ जाते हैं। फाइंड द लर्नर्स कमेंट्स विद द लर्नर्स प्रेफरेंसेस लिस्टेड बिलो। तो यहाँ जो शिक्षार्थी का कमेंट है, शिक्षार्थी ये जो बता रहे हैं ना, ये नीचे जो प्रेफरेंस दिया गया है इनमें से क्या सही होगा। ऑप्शन ए, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मेमोराइज द फ्रेज फ्रॉम द कार्ड। तो यहाँ कार्ड से क्या बच्चा मेमोराइज कर रहा है क्या शब्दावली? नहीं कर रहा है। कार्ड से बच्चा बिल्कुल मुखस्त नहीं कर रहा है, कंठस्थ नहीं कर रहा है, रट नहीं रहा है। ऑप्शन बी, आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई एम काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व्ड। यस, ये सही बात है। काइनेस्थेटिकली इसका मतलब होता है, देखो, जिसमें बॉडी भी शामिल होता है, दिमाग में शामिल होता है, यानी कि हम सोचते भी हैं और उस प्रकार कार्य भी करते हैं, शरीर का मूवमेंट से भी कार्य करते हैं। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, कार्ड में जो शब्द दिया गया है ना, उन शब्दों को बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा समझ पा रहा है, इसीलिए तो उन शब्दों को मान लो बहुत हैप्पी अगर वो कार्ड में लिखा होगा तो बच्चा हैप्पी वाला क्या करेगा, एक्ट करेगा, अभिनय करके दिखाएगा, तो सब बच्चे समझ जाएंगे यहाँ हैप्पी का कुछ चीज़ है। मान लो बहुत दुख, सोरो वाला कोई शब्द रहेगा तो वो उस प्रकार एक्टिंग करेगा तो बच्चे समझ जाएंगे। तो ये काइनेस्थेटिकली होता है, इसे हिंदी में या बांग्ला में नांदनिक कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, एजर्शन और रीज़न दिया गया है, तो आपको एजर्शन रीज़न दोनों को बहुत शानदार तरीके से बहुत ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब ढूंढना है। एजर्शन क्या है, ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं वो हर एक बच्चे अपना उम्र के हिसाब से लैंग्वेज को, भाषा को यूज़ करने वाले होते हैं। ये सही बात है, क्योंकि भाषा को सीखकर ही बच्चे क्लास में प्रवेश करते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं। रीज़न, इसका कारण बताया गया है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़। क्या ये सही बात है? क्योंकि बच्चे अलग अलग भाषाओं से बात करते हैं घर में, यानी कि बच्चों का जो मातृभाषा है वो अलग अलग होता है और उनका संस्कृति भी परिवार में अलग अलग होता है। इसीलिए बच्चे अपना जो क्षमता है उसे पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाते हैं, दर्शा नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ एजर्शन तो सही है लेकिन रीज़न इसका गलत है। भाषा किसी को अपना कल्चरल डाइवर्सिटी हो या फिर अपना मातृभाषा अलग अलग हो तो उसमें अपना जो क्षमता है उसे दर्शाने के लिए बाधा नहीं देता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A student of class 5 says, I gave my work a final check for accuracy before submitting it to the teacher. यहाँ क्लास 5 का एक स्टूडेंट ये बता रहा है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसे पूर्ण रूप से फाइनली एक बार चेक करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग टू एंड तक क्या करता हूँ, पूरा एक बार देख लेता हूँ। इसके बाद मैं अपना कार्य को टीचर को सबमिट कर देता हूँ, सौंप देता हूँ। द स्टूडेंट इज़ वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज ऑफ। आपको बताना है ये बच्चा लेखन का किस स्तर में काम कर रहा है।
ऑप्शन है प्रूफ रीडिंग। यस, दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। जब हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, ठीक है, कुछ मान लो इस प्रकार हमने लिखा है, ये आंसर स्क्रिप्ट हो सकता है या फिर कोई स्टोरी हो सकता है। इसे लिखने के बाद जब हम इसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, क्या हमने जो लिखा है ये बिल्कुल सही है या नहीं, इसे प्रमाण करने के लिए, यानी कि अपना गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए जब हम इसे और एक बार पढ़ते हैं और एक बार चेक करते हैं तो इसे प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। याद रखिएगा। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही पद्धति नहीं है व्याकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए। यहाँ नॉट करेक्ट याद रखिएगा। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी इसी चीज़ को लेकर के उल्टा सीधा जवाब दे करके आ जाते हैं। आपको बिल्कुल इन शब्दों में फंसना नहीं है। आप पॉइंट आउट करके रखिएगा। नॉट अगर दिया गया है तो उसे ऑप्शन है प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन। देखो, हम जब ग्रामर को, व्याकरण को बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हम करते हैं, ये सही बात है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल्स। जब हम बच्चों को ग्रामर को सिखाने का प्रयास करते हैं और उनको जो नियमावली है, जो रूल्स है, उनको क्रैमिंग करके, उनको मेमोराइज करके सीखने के लिए कहते हैं, तो ये हमारे लिए सटीक नहीं है और यही होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन सी प्रमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, ये सही बात है। हम ग्रामर पढ़ाने के लिए जेन्युइन तरीके से कम्युनिकेट किस प्रकार किया जाएगा सही रूप से, उसे हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन डी एलिसिट रेलिवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। हम क्या करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रूल है उनको बच्चों के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, और जो अननेसेसरी है उनको हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये भी हम करते हैं, हम क्रेमिंग करके रट्टा मरवाने में फोकस नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए लैंग्वेज टीचर मस्ट प्रमोट लर्नर्स फॉर फ्री राइटिंग। एक भाषा शिक्षक को अपने जो शिक्षार्थी हैं, अपने जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यह सही बात है। फ्री राइटिंग का मतलब बच्चे जो भी सोच रहे हैं ना, बच्चों का मन में जो भी चिंतन आ रहा है उसको वो आसानी से लिख सकते हैं। हालांकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, गलत शब्द को लिखे, लेकिन फिर भी हम बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चों को हम फ्री हैंड छोड़ देते हैं, बच्चे अपने मन का हिसाब से लिख सकते हैं। इसे फ्री राइटिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। एज द की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज दैट, आपको बताना है ये फ्री राइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण एक फ़ायदा क्या है। ऑप्शन ए गिव्स द फ्रीडम टू राइट और नॉट। देखो, फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है बच्चा चाहे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। देखो, बच्चों को लिखना पड़ेगा, जो भी उनका मन में है वो बच्चे कलम पे एकदम पेन से बढ़िया तरीके से लिखेंगे, लिखना पड़ता है। ऑप्शन बी डज नॉट मेक देम फील दैट दे हैव टू राइट मच और बी टोटली एक्यूरेट। अच्छा, ये क्या सही है? ये ऑप्शन देखो, फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल फील करेंगे, सोचेंगे कि हम तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक्यूरेट तरीके से लिखेंगे, ये एक्यूरेट तरीके से लिखेंगे, हम ज़्यादा लिखेंगे। ये बच्चों को हम फील करवाने के लिए फ्री राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। बच्चे जहाँ तक लिखते हैं उसे हम मान लेते हैं, उसे हम सही करके दे देते हैं, कोई उनको दोष नहीं देते हैं कि आपका लेखन बहुत बेकार हुआ है, आपने ये क्या लिखा है, ऐसा कुछ भी शब्द हम प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन सी कैन इनकॉर्पोरेट फीचर्स ऑफ रिटन लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज। यहाँ देखो, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि उनका जो मातृभाषा है, उसका जो लेखनी है, उसका जो लिखने का तरीका है, उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी इट एनकरेजेस लर्नर्स टू राइट फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली। यस, यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि जब फ्री राइटिंग हम देते हैं ना, तो बच्चा क्या करते हैं, गलत हो, रॉन्ग हो, जो भी हो, अपना जो फ्लुएंसी है, अपना जो ख्याल आ रहा है ना उनका दिमाग में, वो आराम से लिख लेते हैं और क्रिएटिवली भी लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे गलत शब्द लिख रहे हैं तो गलत ही हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अभी सीख रहे हैं ना राइटिंग, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर ए हिंदी स्पीकिंग टीचर। आप एक हिंदी भाषा में बात करने वाले शिक्षक हो, बट यू गेट पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल व्हिच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब। लेकिन आपको एक पीआरटी टीचर के रूप में प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गया है पंजाब का कोई एक इलाका में। सिंस यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया यू शुड। आप उस इलाके का जो स्थानीय भाषा है उसे नहीं जानते हो, तब आप क्या करोगे?
आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। आपको क्या करना चाहिए? बच्चों का जो भी मातृभाषा है, जो भी होम लैंग्वेज है, उसे एक संपत्ति के रूप में हम यूज़ करेंगे, देखेंगे और अपना जो पाठदान करना है उसे प्रारंभ करेंगे। यही है सही जवाब। ठीक है, हमें घबराना नहीं है। हमें वो भाषा आती हो या ना आती हो, फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हम टीचर बने हैं तो हमें पढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए और उस टीचर का जो मातृभाषा है उसी को हम एक रिसोर्स में बदल करके पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14। Which of the following statements is correct? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी स्पीक एंड प्रोड्यूस और प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी हियर। अच्छा, रिसेप्टिव वोकेबुलरी का मतलब होता है जो शब्दावली हम दूसरों से श्रवण करते हैं। तो यहाँ हम जो शब्दावली बोलते हैं उसे रिसेप्टिव बोल रहा है, मतलब ये कथन गलत है। और बोल रहा है प्रोडक्टिव वोकेबुलरी, जिन्हें हम श्रवण करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है रिसेप्टिव वोकेबुलरी, और जिन्हें हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोडक्टिव वोकेबुलरी। तो ये तो गलत निकला ऑप्शन। ऑप्शन बी, रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी एंड प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी स्पीक और राइट। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि प्रोडक्टिव वोकेबुलरी हम जब कोई शब्द को लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसे प्रोडक्टिव वोकेबुलरी कहा जाता है। जब हम कोई शब्द को सुन करके या फिर पढ़ करके समझते हैं तो उसे रिसेप्टिव वोकेबुलरी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन सी, रिसेप्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स वी डिस्कोर्स विद पीपल एंड प्रोडक्टिव वोकेबुलरी आर वर्ड्स इन द रिटन टेक्स्ट। देखो, जो लिखा हुआ है उसे कहा जाता है प्रोडक्टिव वोकेबुलरी, यह गलत बात है। और हम जब लोगों के साथ बात करने के लिए भाषाओं का प्रयोग करते हैं, शब्दावली प्रयोग करते हैं, उनको कहा जाता है रिसेप्टिव वोकेबुलरी, ये भी गलत बात है। ऑप्शन डी, वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस आर रिसेप्टिव वोकेबुलरी एंड वर्ड्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेजेस आर प्रोडक्टिव वोकेबुलरी, ये भी गलत बात है। नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा से जो हम शब्द बोलेंगे वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, ये कैसा बात है? ये गलत बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर देखो 15। पोएट्री टीचिंग इज डैश। आपको बताना है कवितावली हम जो पढ़ाते हैं, काव्यांश जो हम पढ़ाते हैं, ये क्या है? ऑप्शन है टू लर्न वर्ड्स एंड फ्रेजेस। क्या कविता को हम क्या करते हैं? शब्द सीखने के लिए और फ्रेज वाक्यांश सीखने के लिए पढ़ाते हैं। ये सही बात नहीं है, ये सीखने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है कविताओं को। ऑप्शन बी, टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, ये सब को समझाने के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, क्या हम पढ़ाते हैं कवितावली? नहीं जी, ये भी गलत बात है। फॉर एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि आनंद के लिए कविताओं को कोर्स में शामिल किया जाता है और हम कवि का जो कार्य है, कवि का जो अपना क्रिएटिविटी है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए कविता को पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है। एंड ऑप्शन डी, टू राइट क्रिटिकल कॉमेंटरी, हमें क्रिटिकल कॉमेंटरी लिखेंगे कोई कविता पढ़ करके, उसलिए क्या कविता को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है जी। डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर आपका मन में कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, तो आप हमारे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपना क्वेरीज, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।